या जहाँ पे पहुँच गए हम सड़कों पे आ गए हैं और हम गाड़ियों से भी सड़कों पे आ गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे बिजली और ये जो है ना पेट्रोल सस्ते होंगे तो हम दोबारा गाड़ियों पे जाएंगे। बात यह है कि चीनी देख लें आप, हर चीज़ का देख लें, मैं वही बात कर रहा हूँ। ये मुल्क के अंदर चीज़ें बनती हैं, मुल्क के अंदर ही बनती है, मुल्क के जब यहाँ पे आपको नहीं लगता कि आइसोलेट तो हम होते जा रहे हैं या हमारे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि ये पाकिस्तान अगर बचेगा ही नहीं, पाकिस्तान की आवाम अगर बचेगी नहीं तो फिर हमें इसकी आवाम को इस बात से कोई सरोकार नहीं होगा कि बाहर दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है। यहाँ के लोगों को सबसे पहले उनकी बुनियादी ज़रूरत ये है कि वो अपना पेट, वही ना, सबसे पहले अपने घर को देखना चाहिए था। आज भी हम वहाँ की बात करें सर, क्योंकि वो तो इकोनॉमिकल तौर पे बेहतर कंट्री है। ये बताएं कि मुल्क बनाया गया था इस्लाम के ऊपर चलेगा, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं सर, क्या उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा या वो मुसलमान नहीं है जो हमारी गवर्नमेंट उनके साथ कर रही है? हमारे लोगों ने मुसलमान भी हैं, कलमा भी पढ़ा है, अच्छा। लेकिन हमने असल मकसद को भुला दिया है। मैं समझता हूँ कि हमने अपने ऊपर, मेरा कहने का मतलब ये था कि हमेशा हमने फ़लस्तीन या कश्मीर के मुसलमानों की तो बात की है, तो ये जो मुसलमान है इनकी बात क्यों नहीं करते? दीन का निजाम उसका निफाज हो जाए, उसके लिए खून भी हाजिर, उसके लिए पसीना भी हाजिर, उसके लिए बच्चे भी हाजिर, उसके लिए माल भी हाजिर। श्रीलंका साउथ एशिया की बात की डिफॉल्ट करने के बाद तरक्की कर गया, बांग्लादेश हमसे अलहदा होकर तरक्की कर गया, इंडिया का साथ बॉर्डर 20 किलोमीटर दूसरी तरफ चले जाए तो दीवार के परी तरफ इंडिया वो तरक्की करेगा, फिर क्या वजह बनी सर? मैं ये पहले भी आपसे अर्ज़ किया है, क्योंकि तल्लुकात अगर अच्छे होंगे तो ट्रेड करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। देखिए सिर्फ ताल्लुकात का मसला नहीं है, मसला ये है कि अगर हम अपने ख़जाने के अंदर या पानी की बोतल के अंदर पानी डालते जाएं और नीचे से जो सुराख है उनको बंद करने की कोशिश ना करें तो हम कभी भी बोतल को भर नहीं सकते। ये हम हमारी बेवकूफ़ी है, हम इसको मैं बेवकूफ़ी और हमाकत ही कह सकता हूँ कि हमारा पूरा मीडिया और ये इसका मतलब तो ये बेवकूफ़ी, ये गलतियां हमारी हैं, बिल्कुल, ये क्योंकि हमारी हमने तो ब्लेम किया अमेरिका, इजराइल या इंडिया। दुनिया जैसे तरक्की करती जा रही है इनोवेशन में या टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल कंपनीज में दुनिया तरक्की करती जा रही है, हमारे यहाँ पे सर हमेशा कश्मीर को, फ़लस्तीन को या जंग की बातें ये सारी की गई, टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं लेके आया गया? देखें ये ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। जो अगर हम ये कहें कि हम फ़लस्तीन को और कश्मीर को छोड़कर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इसकी टेक्नोलॉजी, वो उसकी बिल्कुल अपनी जगह। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ, सिर्फ कमी जो हमारे अंदर है वो इस टैलेंट को जो है वो उसको सहूलत पैदा ना करना, उसको सपोर्ट ना करना। 76 साल से कोई भी नहीं ऐसा है जो इस टैलेंट को पहचान सकता। हमेशा हमने ये कहा पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, तो क्या कोई नहीं पहचान सकता? ये अगर 76 सालों में कोई टैलेंट को सपोर्ट करने वाला होता तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे मुल्क का ये हाल नहीं होता। टैलेंट को सपोर्ट करने वाले लोगों की ज़रूरत है, और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि जमात इस्लामी जिसने आज ये धरना गवर्नर हाउस के बाहर दे रखा है, जमात इस्लामी एक ऐसी सियासी जमात है। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? तलहा बिन जावेद। तलहा साहब क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने किया, जो प्राइवेट स्कूल रन करता हूँ। हो गया। आपका नाम भाई? सैफुल्ला, मलक सैफुल्ला। क्या करते हैं जी आप? मेरी प्राइवेट जॉब है पोल्ट्री वेटरनरी मेडिसिन की, मार्केटिंग की। अच्छा, मार्केटिंग की जॉब है। मुझे ये बताएं, इस टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने की है, ठीक है, आईटी से रिलेटेड ही है आपका काम है, अभी यहाँ पे आए हैं, क्या नज़र आ रहा है महंगाई को देख, क्या कैसे देख रहे हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है, कुछ समझ आ रही है? ये जी, अब हमें तो जो नज़र आ रहा है वो ये है कि लोगों की आमदन से ज़्यादा जो है वो अखराजात हो गए हैं, जिसकी वजह से हर फर्द, मज़दूर और आम फर्द तो जो था वो परेशान ही था। उसके नतीजे में जो मिडिल क्लास थी और मिडिल क्लास से भी ऊपर वाली जो क्लास थी, मैं समझता हूँ कि वो बड़ी शदीद किस्म की मुतासर है, परेशान है, अपने मुस्तकबिल के हवाले से बड़े ख़दशात का शिकार है। इस वक्त आमदन से ज़्यादा लोगों के अखराजात की तरफ चले गए हैं। यानी सिर्फ हम बिजली के बिलों को देखें तो इतनी बड़ी तादाद में और इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो बिजली के बिलों की आई है कि लोग जितना मंथली जो है वो अर्न करते थे उसका हाफ और या हाफ से भी ज़्यादा बिजली के बिलों की मद में हमें रियासत को जो है टैक्सेस की सूरत यानी कि इस टाइम आवाम को जो है वो बिल्कुल जलील किया जा रहा है, आवाम खुदकुशियों पे जो है वो मजबूर हो गई है, ऐसे ही है जी। ये सर? मुझे खुदकुशियों पे मजबूर तो मैं समझता हूँ कि वो लोग हैं बेचारे कि जो बहुत लो लेवल पे, जो अफराद मिडिल क्लास है और जो ज़िंदगी से प्यार करने वाले लोग हैं, वो इस मुल्क के अंदर अपने मुस्तकबिल के हवाले से बड़े गैर यकीनी का शिकार हैं, और वो मुल्क से बाहर निकलने की और इर्द गिर्द जो भी उनके पास ऑप्शन हो सकते हैं उस पर हाथ पाँव मारा है जिधर बिल्कुल, सिस्टम। बिल्कुल। सर मुझे ये बताएं, थोड़ा सा इस तरफ हो जाए, ये बताएं कि मुल्क बनाया गया था इस्लाम के ऊपर चलेगा, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं सर, क्या उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा या वो मुसलमान नहीं है जो हमारी गवर्नमेंट उनके साथ कर रही है? हमारे लोगों ने मुसलमान भी हैं, कलमा भी पढ़ा है, अच्छा। लेकिन हमने असल मकसद को भुला दिया है। मैं समझता हूँ कि हमने
अपने ऊपर। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमेशा हमने फ़लस्तीन या कश्मीर के मुसलमानों की तो बात की है, तो ये जो मुसलमान है इनकी बात क्यों नहीं करते? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि हम लोगों ने खुद से ही अपना इंतखाब गलत करके अपने ऊपर अशराफिया को जो है ना मुसल्लत कर लिया है। बेईमान टोला इस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। अब हम इनके हकूक़ के लिए निकले हुए हैं कि आम लोग इस वक्त इस कदर परेशान है। मैं खुद एक जॉब करता हूँ प्राइवेट, तो मेरा ख्याल है अब पेट्रोल ही इतना महंगा है कि अपनी जॉब कैसे करेंगे, मेरे साथ जो लोग वाबस्ते हैं वो कैसे करेंगे, ज़िम्मेदारी से तल्लक है। पिछले माह 2.5 लाख रुपए बिल दिया है उसका ट्यूबवेल का, इस माह दिया है, तो हमारी तो सारी आमदन ख़त्म हो जाएगी। अब ये ऐसे मसाइल हैं जो सिर्फ मेरे ही नहीं है, मेरे साथ जुड़े हुए हर बंदे के ये मसाइल हैं। और ये मुसलमान हैं चाहे गैर मुस्लिम हैं, अक़लियत हैं, कोई भी हैं, ये सभी के ये मसाइल हैं और इनके लिए निकलने की ज़रूरत है, इनके लिए जद्दोजहद की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। क्या मीडिया जो है वो कवरेज दे रही है जिस पे बात करनी चाहिए थी, महंगाई पे या सारी चीज़ों पे, जैसे ये एहतजाज कर रहे हैं, इस पे मीडिया कवरेज दे रही है या नहीं जी, मैं समझता हूँ कि मीडिया का किरदार है ये बिल्कुल हमारी जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत अशराफिया और करप्ट की आदत है, ये उनकी सहूलतकारी का किरदार मीडिया अदा कर रहा है। और मीडिया को जो इस माहौल के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए था कि वो आम पब्लिक की आवाज़ को और इस अशराफिया के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहमत और जद्दोजहद हो रही है उसको कवरेज देने की जो कोशिश, जो काम करना चाहिए था, वो मीडिया हरगिज़ नहीं कर रही। लेकिन आज हमारी मीडिया तो इस पर बात कर रही है जो कनाडा और इंडिया के इशू चल रहे हैं कि इंडिया को डिप्लोमेट हार हो गई, दुनिया ने इंडिया को आइसोलेट कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि आइसोलेट तो हम होते जा रहे हैं? या हमारे बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ कि ये पाकिस्तान अगर बचेगा ही नहीं, पाकिस्तान की अवाम अगर बचेगी नहीं, तो फिर हमें इसकी अवाम को इस बात से कोई सरोकार नहीं होगा कि बाहर दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है। यहाँ के लोगों को सबसे पहले उनकी बुनियादी ज़रूरत ये है कि वो अपना पेट, वही ना, सबसे पहले अपने घर को देखना चाहिए था। आज भी हम वहाँ की बात करें सर, क्योंकि वो तो इकोनॉमिकल तौर पर बेहतर कंट्री है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमें सबसे पहले अपने मुल्क के जो इसकी गवर्नेंस है, इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अपने मुल्क के जो इंतज़ाम है इसको दुरुस्त हाथों में देने की ज़रूरत है। मैं पब्लिक से भी समझता हूँ कि इसमें पब्लिक का बहुत बड़ा रोल है। अवाम को भी ये चाहिए कि अवाम ऐसे लोगों का इंतखाब करे जो करप्ट नहीं है, जो अहल हैं। ये बिल्कुल सियासी और मैं समझता हूँ दीगर किसी भी किस्म की वाबस्तियों से बालातर होकर वो देखे कि मेरे हल्के के अंदर कौन कैंडिडेट ऐसा है कि जिसके अंदर अहलियत है, जो काम कर सकता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़ी जो वो प्रोटोकॉल्स और बड़े लीडर्स, उनको छोड़ के अहलियत की बुनियाद पे और विजन की बुनियाद पे अगर अवाम अपने हुक्मरानों का इंतखाब करे तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क आज भी हमारी यूथ जो है बाहर छोड़ के, मुल्क छोड़ के बाहर के रास्ते, जैसे आपने बात की कि बाहर जा रही है, ठीक है। तो सर मुझे ये बताएं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर IT की बात कर लीजिए, आज पड़ोसी मुल्क तो है वो दुनिया के अंदर उसने अपना पाँव जमाए, जैसे वो IT के अंदर उसने अपने, तो क्या सर हमारे अंदर क्या कमी थी कि जो हम वो बेहतर नहीं? मैं ये समझता हूँ कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। हमारे पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो बाहर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर और बाहर की कंपनीज़ में काम करके उन्हीं कंपनीज़ को और ममालिक को सर्विसेज देते हैं और दुनिया के अंदर नाम पैदा करते हैं। सिर्फ कमी जो हमारे अंदर है वो इस टैलेंट को जो है वो उसको सहूलत पैदा ना करना, उसको सपोर्ट ना करना। 76 साल से कोई भी नहीं ऐसा है जो इस टैलेंट को पहचान सकता। हमेशा हमने ये कहा पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, तो क्या कोई नहीं पहचान सकता? ये अगर 76 सालों में कोई टैलेंट को सपोर्ट करने वाला होता तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे मुल्क का ये हाल नहीं होता। टैलेंट को सपोर्ट करने वाले लोगों की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि जमात इस्लामी जिसने आज ये धरना गवर्नर हाउस के बाहर दे रखा है, जमात इस्लामी एक ऐसी सियासी जमात है, मैं खुद भी इससे मुंसलिक हूँ, मैं जमात इस्लामी का रुकन हूँ और जमात इस्लामी ने मुझे एक PP 200 साहिवाल का एक हल्का उससे कैंडिडेट के तौर पे भी मुतारफ़, MPA के कैंडिडेट के तौर पे मुतारफ़ करवाया। और मैं ऐसी समझता हूँ कि जमात इस्लामी एक ऐसी सियासी जमात है कि जो अहलियत की बुनियाद पे और जो करैक्टर की बुनियाद पे जो है वो अपनी जो उसकी आदत का इंतखाब करती है। वरना जो दीगर पार्टियाँ हैं वहाँ तो सिरे से जो है वो करैक्टर और अहलियत की बात नहीं है, बल्कि ये देखा जाता है कि कौन सीट निकाल तो आपके साथ 2 मिनट बात करने का मज़ा आएगा कि आप अगर कैंडिडेट हैं तो मुझे ये बताएं, नेबर हर किसी के होते हैं, जैसे मेरे घर के साथ भी मेरा घर है, ठीक है। तो अगर मेरे घर वाला चमक रहा होगा, वो तरक्की कर रहा होगा, ठीक है, तो मैं उसकी तरफ देख के उसकी पॉलिसी को सीखूंगा नहीं। हमने तो आज अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब है, ईरान के साथ हमारे ख़राब है, इंडिया के साथ हमारे ख़राब है, वो तो तरक्की करते जा रहे हैं, ठीक है। वॉर से निकल के अफगानिस्तान तरक्की कर गया, श्रीलंका साउथ एशिया की बात करें डिफॉल्ट करने के बाद तरक्की कर गया, बांग्लादेश हमसे अलहदा होकर तरक्की कर गया, इंडिया का साथ बॉर्डर 20 किलोमीटर दूसरी तरफ चले जाए तो दीवार के परी तरफ इंडिया वो तरक्की करेगा। फिर क्या वजह बनी सर? मैं ये पहले भी आपसे अर्ज़ किया है, क्योंकि तल्लुकात अगर अच्छे होंगे तो ट्रेड करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। देखिए सिर्फ ताल्लुकात का मसला नहीं है, मसला ये
ये है कि अगर हम अपने खजाने के अंदर या पानी की बोतल के अंदर पानी डालते जाएं और नीचे से जो सुराख है उनको बंद करने की कोशिश ना करें तो हम कभी भी बोतल को भर नहीं सकते। ये हम हमारी बेवकूफ़ी है, हम इसको मैं बेवकूफ़ी और हमाकत ही कह सकता हूँ कि हमारा पूरा मीडिया और ये इसका मतलब तो ये बेवकूफ़ी, ये गलतियाँ हमारी हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमने तो ब्लेम किया अमेरिका, इजराइल या इंडिया पे। बेसिक तो मैं समझता हूँ ये करप्शन है ना, और करप्शन की वजह से हम अपने मफादात को देखते हैं, हम मुल्क के मफाद को नहीं देख रहे, हम अवाम के मफाद को नहीं देख रहे, हम ये नहीं देख रहे कि वो क्यों तरक्की कर गए। वह निज़ाम है, करप्शन आज हमारी चांद को छू रही है, ठीक है, करप्शन हमारी आज चांद को छू रही है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, कल ही मैंने वो सुनी स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब की, वो कह रहे हैं लंदन में बैठ के ये कह रहे हैं कि G20 की समिट जो इंडिया में हुई हमें करवानी चाहिए थी, इंडिया चांद पे पहुंच गया, हमें जाना चाहिए था। तो सर क्या लंदन में बैठ के चांद पे पहुंचा जाना था या तरक्की इंडिया चांद पे पहुंच गए, हम सड़कों पे आ गए ऐसे ही। और हम गाड़ियों से भी सड़कों पे आ गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे बिजली और ये जो है ना पेट्रोल सस्ते होंगे तो हम दोबारा गाड़ियों पे जाएंगे। बात यह है कि चीनी देख लें आप, हर चीज़ का देख लें, मैं वही बात कर रहा हूँ। ये मुल्क के अंदर चीज़ें बनती हैं, मुल्क के अंदर ही बनती है, मुल्क के अंदर। जब यहाँ पे फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर आपकी क़यादतें लंदन से आएंगी, फिर आपके लोग दुबई से आएंगे, फिर बाहर से आएंगे, फिर निगरान भी बाहर से और हुक्मरान भी बाहर से। जब आपका फेयर इलेक्शन होएगा, नहीं फेयर इलेक्शन होते तो यकीनन वो लोग आते जो दर्द दिल रखने वाले लोग थे और पाकिस्तान के हमदर्द होते। जिस तरह आपने बात कही, बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर आप चमकेंगे तो आपके सारे हालात बेहतर हो जाएंगे, साथ वाले भी खुशहाल हो जाएंगे। एक घर में अगर एक भाई खुशहाल हो जाएगा तो सारा घराना खुशहाल ही हो जाता, तो हम क्यों नहीं हो सकते? टैलेंट की कमी नहीं है। घर की बात कर लीजिए, एक मतलब सतह अगर साउथ एशिया की बात ही कर लीजिए सर, इसके ऐसे अंदर बात देखा जाए सारे तरक्की कर रहे हैं। मुसलमान इस बात के भी जिम्मेदार हैं कि हमें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया कि आपने अपने हमसायों के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात रखने। तो तल्लुकात तो बिल्कुल बहुत एक बुनियादी चीज़ है, लेकिन कैसे अच्छे होंगे? मांगने वाले के साथ तो कौन तल्लुकात रखना चाहता है, जिसने हर वक्त कशकोल उठाए रखना है और अपने आप के पेट भरने हैं और लोगों को मुझे बताएं उसके जिसने हर वक्त मांगते रहना है उसका कौन करेगा? मांगने वाले से कोई अच्छा नहीं समझता उसको। भाई ने बात की कि हम जो है वो गाड़ियों से सड़कों पे आ गए, तो सर हम इलेक्ट्रिक कार या टेक्नोलॉजी के ऊपर क्यों नहीं काम कर रहे? देखें, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी मैं समझ रहा हूँ कि इस सारे मसाइल की हमारी बुनियादी वजह हमारे हुक्मरान जिन्होंने रियासत के वसाइल को इस्तेमाल करके लोगों के लिए सहूलतें पैदा करनी होती हैं कि लोग इनोवेशंस करें, लोग नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें। जब हमारी अशराफिया और हमारे जो मुल्क को चलाने वाले, जो वसाइल पर काबज़, जो डायरेक्शन देने वाले लोग हैं, वही नहल हैं, उनके दिमाग बंद है, मैं समझता हूँ उनके अंदर कोई सलाहियत नहीं है और उनको इस बात की कोई फ़िक्र भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आए, नए मुल्क जो है वो खुशहाली की राह पे चढ़े, जो मुल्क दूसरे ममालिक से मुकाबला कर सके, उनको बिल्कुल इस बात से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें सरोकार किस बात से है कि उनकी अपनी जायदादें किस तरह से बढ़ जाएं, दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर उनकी जायदादें किस तरह से पहुँच जाएँ, या उनकी आने वाली नस्ल किस तरह से उनकी जगह लेके MNA और MP और वज़ीर और मशीर और असम्बलियों के अंदर पहुँच सके। उन्हें इस बात से सिरे से कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक किधर पहुँच गया और हम किधर खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि इन बुनियादी मसला जो है वो इन हुक्मरानों को इनको निकाल बाहर करके ऐसे हुक्मरान इनकी जगह लेके आने की ज़रूरत है जो मुल्क के साथ मुहिब्बे वतन है, जिनके अंदर अहलियत मौजूद है, जिनका जीना और मरना पाकिस्तान में है। मैंने पहले आपसे बात की कि इन सारे मसाइल की इनका हल जमात इस्लामी है। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कहता कि ये खाली नारा नहीं है, बल्कि आप जमात इस्लामी के नारे की बात की, नारे तो हम 76 सालों से देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी के कायदीन को देखें आप, A से लेके Z तक सारे कायदीन को चेक कर लें, सबका जीना और मरना इधर है, सारे अपना इलाज इन्हीं पाकिस्तान के अस्पतालों में करवाते हैं। सर ये तो सारे कहते हैं बाद में लंदन भाग जाते हैं। नहीं, आप मुझे साबित करें। अभी हमारे ये सेनेटर जो अकबर चतराली साहब MNA फारग हुए हैं, सेनेटर मुश्ताक साहब भी मौजूद है, सिराजुल हक साहब 2 दफ़ा वज़ीर जो है वो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, इसके बावजूद उनकी तो कोई बात जायदाद नहीं है और वो कभी भी नहीं गए और आज भी वो इस जगह पे गवर्नर हाउस के बाहर आम पाकिस्तानी अवाम के जो है वो मुकदमा लड़ रहे हैं और उसकी हकूक़ी जंग लड़ रहे हैं। वो बिल्कुल वो भी जा सकते थे, वो भी करप्शन कर सकते थे। उनके बच्चे आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं, उनकी बेटी का अभी भी पेशावर के सरकारी अस्पताल के अंदर इलाज हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुझे बताएं कि सिराजुल हक अगर वज़ीर आज़म बन जाए तो क्यों उसके अस्पताल बेहतर, पाकिस्तान के अस्पतालों को बेहतर नहीं करेगा? क्योंकि उसे पता है कि मेरे अपने बच्चों का इलाज भी नहीं पाकिस्तान के अस्पतालों क्यों होना है। वो क्यों यहाँ की तालीमी इदारों को बेहतर नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है कि उसके बेटे ने भी इसी तालीमी इदारे के अंदर पढ़ना है, तो वो लाजमन इसको बेहतर करेगा और वो टेक्नोलॉजी पे भी काम करेगा, दुनिया की बड़ी कंपनियों को भी यहाँ पे लेके आएंगे, हमारे सिस्टम को भी बेहतर बिल्कुल दिखाया नहीं। बनोकाबल के आप देखें 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है, तो हमने तुम तो ये नहीं चाहते कि आप लोग मुल्क से बाहर जाएं, हम कहते हैं मुल्क के बाहर से भी आप वसाइल पाकिस्तान में लगाएं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने
ये जगह जगह पे हमारा हड़प्पे से ताल्लुक है। हड़प्पा एक छोटा सा एक कस्बा आप समझ लें साहिवाल का, हमने तो वहाँ पे भी ये किधर से आपका ताल्लुक है? हड़प्पा ज़िला से। हड़प्पा से। तो कहने का मतलब है कि हमने तो ये तालाब भाई वहाँ पे इदारा चलाते हैं, आईटी का वहाँ पे वो। और ये मैं कहता हूँ हम तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे लोगों को उठाना चाहते हैं, उनको एजुकेट करना चाहते हैं, उनको पाकिस्तान में रखना चाहते हैं और उनको चाहते हैं कि उनका घर चले, उनका मुआशरे के अंदर एक मकाम हो और उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। हम तो बिल्कुल मायूस नहीं करना चाहते। जैसे आप अदारा चला रहे हैं, ठीक है, आईटी की बात कर लीजिए, तो दुनिया जैसे तरक्की करती जा रही है इनोवेशन में या टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल कंपनीज में दुनिया तरक्की करती जा रही है। हमारे यहाँ पे सर हमेशा कश्मीर को, फ़लस्तीन को या जंग की बातें ये सारी की गई, टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं लेके आया गया? देखें, ये ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। जो अगर हम ये कहें कि हम फ़लस्तीन को और कश्मीर को छोड़कर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इसकी टेक्नोलॉजी, वो उसकी बिल्कुल अपनी जगह। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी एक NGO चलाती है अल-खिदमत फाउंडेशन के नाम पर। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के अंदर ज़लज़ला और सैलाब आता है तो सबसे आगे, सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाली, लोगों को उठाने वाली अल-खिदमत फाउंडेशन होती है। पाकिस्तान के अंदर अभी कराची के अंदर अल-खिदमत के प्लेटफार्म से बनो-काबिल प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसमें लाखों नौजवान, हज़ारों नहीं मैं बात कर रहा, लाखों नौजवान जो है अमली तौर पर IT के डिप्लोमास कर रहे हैं और वो अर्न करना शुरू हो गया डॉलर्स के अंदर। यही अल-खिदमत जो पाकिस्तान के अंदर नौजवानों को उठा रही है, कब से देखिए मैं अभी चल रहा है, अभी पिछले 6 मंथ से वो आगाज़ हुआ है। मैं बात ये कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये अल-खिदमत काम कर रही है, लेकिन दुनिया के अंदर तुर्की के अंदर ज़लज़ला आता है तो अल-खिदमत उधर भी पहुंच जाती है। फ़लस्तीन के अंदर जब इसराइल बमबारी करता है तो फ़लस्तीन उधर भी उनकी हमायत के लिए पहुंच जाती है। अभी ये क्या यही अल-खिदमत की बात की जाए तो ये बलूचिस्तान की बात की जाए, जैसे कि गिलगित के अंदर मसले चल रहे हैं, वजीरिस्तान के अंदर मसले चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी जाती है। बिल्कुल अल-खिदमत उधर जाती है। सबसे पहले तो अपने मुल्क को देखना चाहिए ना, उसके बाद बाकी। मैंने आपसे अर्ज़ की, अभी अल-खिदमत फाउंडेशन ने ये सैलाब आया, कराची के अंदर अल-खिदमत फाउंडेशन पहुंची, जनूबी पंजाब के अंदर अल-खिदमत फाउंडेशन ने किसानों को बीज और खाद की थैलियाँ फराहम की कि वो अपनी दोबारा फसल उगाकर अपनी मईशत को खड़ा कर सकें। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप ये इस बात को नोट करें कि इस अल-खिदमत फाउंडेशन की शफाफियत और इसकी जो क्रेडिबिलिटी पे इतना एतमाद लोगों ने किया कि बाहर से जो लोग, दुनिया थी, मुख्तलिफ NGOs थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पैसे मत दो, ये खा जाएंगे। अगर पाकिस्तान के लोगों और सैलाब के मुतासरीन तक आप पहुँचाना चाहते हैं इस इमदाद को, तो अल-खिदमत को दो। और उन लोगों ने अल-खिदमत को पहुँचाया और अल-खिदमत ने अल्हम्दुलिल्लाह एक एक पाई जो लोगों ने फराहम की थी वो मुस्तहिकीन और जो है वो मुतासरीन तक वो अपनी पहुँचाई। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई खिदमत का नेटवर्क मौजूद है जो लोगों को, जो उनको उनकी सपोर्ट करती है और लोगों को उठाती है, और अल-खिदमत का माटो सिर्फ ये नहीं है कि आप भीख तकसीम करें, बल्कि अल-खिदमत ये चाहती है कि वो लोगों की मईशत को इतना इनफरादी तौर पर लोगों की मईशत को इतना मजबूत करे कि उन्हें फिर ये खिरात की ज़रूरत करें, उनको ताकि अवेयरनेस दे और उनको कुछ सिखाए, स्किल्स दे, और वो अपनी मईशत को खड़ा करें, जिसके नतीजे में उनको खैरात की ज़रूरत नहीं पड़े और दोबारा वो मुल्क की इकॉनमी के अंदर और मुल्क की मईशत को मजबूत करने में कोई रोल प्ले कर सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह के दीन का निजाम उसका निफाज हो जाए, उसके लिए खून भी हाजिर, उसके लिए पसीना भी हाजिर, उसके लिए बच्चे भी हाजिर, उसके लिए माल भी हाजिर। जिद्दोजहद को तेज करेंगे, तेज करेंगे, तेज करेंगे। के नशे में शूर न हो, इंसाफ मिले दर्द। बाबर रशीद साहब औकारा की सर पानी को भैया यार साहब